आज मैं यहाँ पे गार्नर वर्सेस मूरे केस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। गार्नर वर्सेस मूरे केस क्या है, ठीक है, और ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है कि गार्नर वर्सेस मूरे केस के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में था। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 100% क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, देखने को मिलता है इसका। ठीक है, कि गार्नर वर्सेस मूरे केस के बारे में बताइए। ठीक है, तो ये गार्नर वर्सेस मूरे केस क्या है तो जानते हैं। तो यहाँ पे गार्नर वर्सेस मूरे केस में क्या था कि यहाँ पे 3 पार्टनर थे। ठीक है, तो यहाँ पे गार्नर वर्सेस मूरे में क्या था कि 3 पार्टनर थे, जिसमें से पहला का नाम था गार्नर, सेकंड का नाम था मूरे एंड थर्ड का नाम था बिल्किंस। ठीक है, ये लोग इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और ये जो ये लोग का 3 पार्टनर थे, पार्टनरशिप फॉर्म था। ठीक है, जिसमें गार्नर, मूरे और बिल्किंस तीनों पार्टनर्स थे। ठीक है, कि 30 जून को ये लोग का फॉर्म है जो डिजोल्व हो जाता है। 30 जून 1900 ईस्वी को क्या होता है, ये लोग का जो पार्टनरशिप फॉर्म था वो समाप्त हो जाता है। यानी कि क्या होता है, इस डेट में डिजोल्व हो जाता है ये लोग का पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म ये लोग का क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए पे लिखा हुआ है गार्नर, मूरे एंड बिल्किंस बेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। मतलब यहाँ पे 3 लोग पार्टनर थे, गार्नर, मूरे और बिल्किंस। ठीक है, एक फॉर्म में। आगे में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे हैड, है ना, यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार दे हैड अनइक्वल कैपिटल, यानी कि वो लोग का कैपिटल है जो इक्वल नहीं था, बट दे शेयर्ड प्रॉफिट इक्वली। लेकिन वो लोग क्या करते थे, जो प्रॉफिट था उसको इक्वली बांटते थे। ठीक है, आगे में बोले ऑन 30 जून टू 1900, ठीक है, यानी कि 30 जून 1900 को क्या होता है, देयर फार्म वाज डिसॉल्व बाय द कोर्ट। यानी कि 30 जून 1900 ईस्वी को क्या होता है, उन लोग का जो फर्म है वो कोर्ट के द्वारा क्या अप्रूव कर दिया जाता है, डिसॉल्व हो जाता, घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि समाप्त कर दिया जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन, यानी कि उस टाइम डिसोल्यूशन के टाइम में क्या होता है, असेट्स बेयर रियलाइज, ये लोग का असेट्स को रियलाइज किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है, और उससे जो भी अमाउंट रिसीव होता है। ठीक है, देखिए आगे लिखा है द रियलाइज अमाउंट वाज सफिशिएंट टू पे द क्रेडिटर, और उस रियलाइज अमाउंट से जो असेट्स रियलाइज होगा उससे कुछ पैसा आएगा। उस पैसे से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया जाता है डिसोल्यूशन के टाइम, तो क्रेडिटर को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बोला है कि पे द क्रेडिटर, यानी कि उस रियलाइज अमाउंट से क्रेडिटर को पेमेंट किया गया। एंड एडवांसेस of 2 of the partners but it was insufficient to repay the partners capital। ठीक है, यानी कि सारा क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद, है ना, पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट को पेमेंट करने के लिए इनसफिशिएंट कैश था, यानी कि पैसा नहीं था। ठीक है, और उस टाइम बिल्किंस जो थे अपने आप को क्या कर दिया था, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था। इस वजह से यहाँ लिखा हुआ बिल्किंस वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड वाज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। ठीक है, मतलब बिल्किंस अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं, और लिखा हुआ है कि वो कुछ भी कंट्रीब्यूट करने में असमर्थ है, यानी कि अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। तो समझ में आया इंसॉल्वेंट क्या चीज़ हो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि मतलब इनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, इस वजह से अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया था। ठीक है, आगे में लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44, यानी कि सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग, है ना, कौन सा सेक्शन 44 ऑफ ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1819, यानी कि जो ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट था 1819, उसका सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप नहीं है, ब्रिटिश पार्टनरशिप का बात यहाँ पे बोला है, क्योंकि ये तीनों कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, उसके बाद बोला है बिल्किंस ओवरड्रान बैलेंस ऑफ 263 कुड बी ट्रीटेड एज लॉस। मतलब यहाँ पे बोला गया कि जो बिल्किंस का जो बैलेंस था ओवरड्राउन, यानी कि ड्रॉइंग ज़्यादा हो चुका था 263 रुपया, उसको ट्रीट किया गया लॉस की तरह। देखिए अब इसके बाद मैं एक बैलेंस शीट दिखाता हूँ, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में देखिए यहाँ पे बिल्किंस जो है, इसका जो है कैपिटल ये डेबिट साइड में है ना, 263 रुपया। तो अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट कब माना जाता है, जब किसी पार्टनर का कैपिटल है जो डेबिट में दिखाता है, यानी कि उसका कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाता है, यानी कि फॉर्म से
कैपिटल से ज़्यादा उसका ड्राइंग्स हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर वो कैश लाने में लॉस का जो अमाउंट है वो कैश लाने में असमर्थ होता है, तब उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बिल गेट्स के साथ में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल गेट्स का लॉस कितना, इसको 263 रुपया जो था इसको ट्रीट किया गया लॉस के जैसा, यानी कि 263 रुपया लॉस मान लिया गया। और साथ में यहाँ पे रियलाइजेशन का लॉस था, है ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन 635, ठीक है, यानी कि बिल गेट्स को जो 263 इसको भी लॉस माना गया और 635 रुपया रियलाइजेशन का लॉस माना गया, यानी कि टोटल लॉस कितने का दिखाया गया, 898, है ना, यानी कि 898 को टोटल लॉस बताया गया, ठीक है। तो अब होता क्या है, यही लिखा हुआ यहाँ पे, हिंस अंडर द ओल्ड मेथड ऑफ ₹263 वुड बी, अभी रुपीज़ डॉलर क्या है नहीं पता, बट 263 था, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, बुक में दिया हुआ था। 263 वुड हैव बीन एडेड टू ₹635, है ना, रियलाइजेशन लॉसेस, मतलब 635 रियलाइजेशन लॉस था और 263 जो बिल गेट्स का डेबिट बैलेंस दिखा रहा था उसको भी ट्रीट किया गया लॉस के जैसा, यानी कि टोटल लॉस कितना मान लिया गया, 898। तो वहीं यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि टोटल लॉस है जो कितने को माना गया, 898 का। आगे में लिखा वुड हैव बीन शेयर्ड बाय द सोलवेंट पार्टनर इन इक्वल रेशियो। अब सोलवेंट पार्टनर क्या कौन कौन हो गए, गार्नर और मुर्रे, है ना, ये दोनों क्या हो गए, सोलवेंट पार्टनर, ये दोनों को बोला गया सोलवेंट पार्टनर, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। शेयर्ड इन इक्वल रेशियो ऑफ 1:1, ठीक है। तो अब जो क्या हुआ कि 898 का टोटल लॉस हुआ, टोटल लॉस कितने का हुआ, 898 का, ठीक है। तो इसको बोला गया लाने के लिए कि नहीं, हाँ। तो वो होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टोटल जो लॉस था 898 का, जो 898 का था वो पे वहाँ पे क्या बोला गया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली, है ना, यानी कि 1:1 इक्वली जो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस रेशियो से यहाँ पे ये लॉस को लाने बोला गया था, है ना, मतलब किसको बोला गया था, सोलवेंट पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे मतलब 3 पार्टनर थे ना, गार्नर और मुर्रे और एक बिल गेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना था, 898 का। तो ये लाने के लिए बोला गया किसी गार्नर को और मुर्रे को, क्योंकि ये दोनों क्या थे, सोलवेंट पार्टनर थे, तो सोलवेंट पार्टनर को बोला गया लॉस लाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 898 का 1/2 लाने बोला गया, गार्नर को बोला गया, और 898 का 1/2 मुर्रे को लाने बोला गया, ठीक है। यानी कि दोनों को कितना है, तो यानी कि 449 इसे बोला गया और 449 इसे बोला गया, दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुर्रे का देखिए बैलेंस शीट देखिए तो, और गार्नर मुर्रे का दोनों का कैपिटल, तो यहाँ पे मुर्रे का कितना है, 314 है ना, यानी कि इतना तो बैलेंस कैपिटल है ही, और यहाँ पे मुर्रे को टोटल लॉस कितने का दिखाया गया, टोटल 449 का। तो ये इनका कैपिटल था 314, है ना, 314 रुपये, ये पहले से उनका कैपिटल था। तो और कितना लाने के लिए बोला गया, 135 रुपीज़ और बोला गया लेकर आने के लिए, 135 रुपीज़ या डॉलर जो भी हो, इतना और लेकर आने के लिए बोला गया, ठीक। गार्नर का कैपिटल देखिए, गार्नर का कैपिटल यहाँ पे 2500 है, ठीक है, इतना है, ठीक है। और इसमें से लॉस 449 हो रहा है, यानी कि 25 में से माइनस हो गया 449, यानी कि इनका और कैपिटल कितना निकलता है, 2051। बट यहाँ पे मोरे को और पैसा लाना पड़ेगा 135, इस रेशो से अगर बांटेंगे 1:1 से, तो ठीक है। तो 135 मोरे को और लाने के लिए बोला गया, है ना, इसको लाने के लिए बोला गया ब्रिंग्स 135। तो वहाँ पे मोरे क्या करते हैं कि मुर्रे यहाँ पे नहीं लाते हैं वो पैसा, ठीक है, और वो पहुँच जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड के कोर्ट में, ठीक है, इंग्लैंड के कोर्ट में पहुँचते, कोर्ट है जो सन 1903 में क्या करता है, एक जजमेंट देता है, कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आता है, और वहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है कि जो लॉस है ना, मतलब जो यहाँ पे बिल गेट्स का यानी कि जो टोटल लॉस है 898, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांट करके किस रेशियो में बांटा जाएगा 898 को, तो इसको कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है।